चलो, so we'll start with the part on at which we have left. Yes, very good evening to Shravani. Shravani अभी आई शायद, तो श्रावणी को मैंने गुड इवनिंग किया है. ओके, सो सो बेसिकली लास्ट पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, वी आर डिस्कसिंग अ चैप्टर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. ओके, so basically all the activities which are taking place at the molecular level are understood here in this particular part. तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया था. ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर्स, केमिकल स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हाउ यू नो बेसिकली व्हाट आर द फंक्शंस एंड हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड. तो ये सब हमने देखा. प्रोटीन्स हम लोगों ने डिस्कस किया. सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज द एमिनो एसिड्स. सो वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. अभी एक लास्ट पार्ट था वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वाला. तो अनन्या ने मुझे बोला करके आई एम स्टार्टिंग विद द सेम पार्ट ऑन विच वी हैड लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर, प्री दिवाली लेक्चर. सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मतलब क्या आता है? द वन विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स. लाइक फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन. अभी हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्लस हीमोग्लोबिन आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट आता है, दिस वन, सो ग्लोबिन पार्ट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. Okay, so basically this will be called as a transport protein. या फिर we have one more called as the myoglobin, same type of hemoglobin found in the muscles which also helps in transport of oxygen. So that's called as the myoglobin. Same रहता है, जैसा hemoglobin का structure रहेगा वैसा ही myoglobin का structure रहेगा. Only difference is it is found in the human muscle cells which is responsible for transport of oxygen. ठीक है, तो ऐसे ये दो टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आते हैं. राइट, सिंपल है. यू जस्ट नीड टू राइट द नेम्स एंड अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. बाकी एडिशनल कुछ है नहीं इसमें. राइट, नाउ since we have discussed and completed this important part, that is the proteins, now let's begin with the next important part, that is the lipids. अभी ये देखकर सब लोगों को भूख लगेगी या फिर सब लोगों के मुंह में पानी आएगा. तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे पिज्जा के ऊपर चीज, या फिर ये जो दिख रहा है आपको फ्रेंच फ्राइज, या फिर बटर के ऊपर जो लग रहा है दैट इज अरे यार कौन है, एक मिनट. ओके, सो बेसिकली these are all called as the lipids. स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है. हाँ, आई नो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो गया. आई अंडरस्टैंड. क्या कर सकते हैं, रिलीज होने दो, कुछ तो भी खा लो, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगा. Let us understand what the lipids are. Now, what are lipids? So, the simple form of lipids is called as the fatty acids and glycerol. So, what are they? So, they are the type of organic compounds with oily and greasy nature, having oily or greasy nature. ठीक है, greasy nature होता है उसका. And as I said, the simple form of lipids is known as the fatty acids and glycerol. And the term lipids was coined for the first time by the scientist, and the name of the scientist is Bloor. ब्लॉर नाम के साइंटिस्ट ने लिपिड ये टर्म सबसे पहली बार दिया था. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये एक इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ये लिख के रखो. ये साइंटिस्ट का नाम, द वन हु हैज गिवन दिस नेम एज लिपिड्स. ठीक है, तो पहले ये लिख लो. होने के बाद मुझे बोलो कि हो गया सर. डन.
Okay. Now, what are the properties Sir, last of? slide. हाँ. Done, sir. Done, sir. एक मिनट ना. Just give me a minute. चलो एनीवे, बहुत गड़बड़ चल रहा है. ग्रीसी का मतलब आता है, ग्रीस रहता है ना, द वन विच इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, तो उसको हम लोग ग्रीसी ऐसा बोलते हैं. ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज. तो उसको हम लोग ग्रीसी ऐसा बोलते हैं. somebody has raised the hand, who's that person? Okay, that. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज द ग्रीसी. तो ऐसे ये सब्सटेंसेस होते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स? लिपिड्स आर बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर. यू कैन नॉट डिसॉल्व लिपिड्स इन वाटर.
right? But they are freely soluble in certain chemical substances. Like for example, it is freely soluble in benzene, and at the same time, it is also a solvent or freely soluble in substances like chloroform. ठीक है? So these are the organic solvents. तो इसमें ये easily dissolve हो जाता है, but not soluble in water. So this is one of the most important property of the lipids we have. Right? So it is प्रज्ञा, मैंने आपको कर लिया है. You can lower your hand, बेटा. So this is basically the important property. So not soluble in water, but definitely soluble in benzene as well as the chloroform. तो इसमें ये dissolve हो सकता है. ठीक है? So this is how we see. एक मिनट, हाँ.
चलो आ गया मैं. So basically, this one is we are talking here about the lipids and the properties of the lipid. So lipids are basically insoluble in water. तो आप देख सकते हैं oil पानी के साथ mix नहीं होता है ना. So that is how we see this. Whereas it is soluble in substances like benzene or even substances like chloroform. ठीक है. तो इसमें ये बेसिकली सोल्यूबल होता है. सो दैट इज हाउ वी ऑब्जर्व द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिपिड्स. सर माइक ऑप्शन प्लीज. खुशी आ गई. हो गया. खुशी को माइक ऑप्शन दिया गया है. राइट. सो दिस इज वन प्रॉपर्टी. नाउ what are lipids and what is their chemical nature? So basically these are the compounds which are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Same जैसा carbohydrates होते हैं वैसे ये रहता है. And these are simple compounds or simple lipids, whereas compound lipids मतलब the more complex lipids, they are basically composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus, where the ratio of hydrogen and oxygen will always be 2:1. तो इसका रेशियो जो रहता है वो हमेशा 2:1 रहता है. सिमिलर जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पढ़ा था, ग्लूकोज के लिए पढ़ा था, वैसा ही ये सब्सटेंस रहता है. ठीक है. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फैट्स. सो इसको पहले लिख लो. Done? Done, sir. Yes. Okay. Rutuja is asking what is meant by thiophene. Thiophene is basically, Rutuja is a type of antimicrobial substance which resembles benzene. Benzene की तरह होता है. तो इसके लिए वो benzene जो है, it is pure benzene. So it is other than that's why it is given as thiophene free. ऐसे दिया गया उसको. पूजा मैडम आ गई है अटेंडेंस के लिए. चलो पूजा मैडम आपको प्रमोट किया जाता है. The ratio is for both simple as well as compound. ठीक है. Hydrogen oxygen ratio in both will remain the same, that is 2:1. ठीक है. Now what are lipids made up of? Lipids बनता कैसे? So the monomer or the simple form of lipids is known as the fatty acids, and along with the fatty acids we call that as another substance, that is glycerol. So a long chain of alcohol known as glycerol. So that is the monomer. Monomer का मीनिंग आता है सिंपल सब्सटेंस. जैसे हम लोगों ने एमिनो एसिड्स देखा था फॉर दिस क्या बोलते हैं इसको, एमिनो एसिड्स फॉर प्रोटीन्स, वैसा ये फैटी एसिड्स का जो मोनोमर रहता है सिंपल फॉर्म, दैट इज फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है. सो दिस इज अ टिपिकल चेन ऑफ फैटी एसिड्स, अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स लाइक दिस along with the ग्लिसरॉल. तो ये इस तरीके से ये सब्सटेंस बनते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देम लिटिल मोर इन डिटेल्स कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं और ग्लिसरॉल क्या होता है. सो लॉन्ग चेन अल्कोहल नोन एज द ग्लिसरॉल. तो ये कंपाउंड जो है रेड कलर का, दिस इज ग्लिसरॉल. ओके. COOH के बॉन्ड्स अगर अटैच हो जाते हैं फैटी एसिड्स को तो वो बना देते हैं ग्लिसरॉल. ठीक है. Now what are fatty acids? So fatty acids, as I said, it's a long hydrocarbon chain along with the carboxylic acid, that is COOH group attached to it at one end. So it's a chain of long chain of carbon atoms. So long hydrocarbon chain ऐसा बोला गया, CH अगर CH2 का chain है ये, along with that it will have attachment of carboxylic acid group on it. ठीक है. और ये कार्बन एटम का नंबर है ना, इट इज नॉट डिसाइडेड, फिक्स नहीं रहता, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फैटी एसिड, तो वो बदलते रहेगा. बट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज इट्स अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ at one end it will have the attachment with the carboxylic acid, that is COOH group, which will be attached only at one end. So this structure is known as the fatty acid. ठीक है. No, you don't have to make this chain, Minal. Just remember
long hydrocarbon chain along with the carboxylic acid group attached at one end. आपने ये नई चेन बनाया तो भी चलेगा। ये कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 17 कार्बन आर देयर। सर लास्ट स्लाइड लिखना है। कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला? हाँ ये मोनोमर्स है ना बेटा, तो लिखो तो सही उसको। डन, ये हो गया लिख के। यस सर। अभी ये कैसा रहता है ना, इसका जो रेंज रहता है ना कार्बन का जो भी रेंज रहेगा दैट इज डिपेंड्स, राइट? मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 28। ये कार्बन का रेंज रहता है। CH2 जो मैं बोल रहा हूँ ना, CH2 वाला, सो CH2N ऐसा उसका फॉर्मूला है। सो दिस N इज बेसिकली 2 to 28। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रहते हैं। सो इट कैन बी अंडरस्टूड एज CH3 CH2N, यहाँ पे CH2 को ब्रैकेट में, एंड COOH ऐसा। ठीक है, तो ये पहला जो दिख रहा है आपको, दिस इज CH3, दिस वन, राइट? उसके बाद ये CH2 है, विद द नंबर ऑफ CH2 विल बी मिनिमम 2 मैक्सिमम 28, और आखिरी में आता है आपका COOH। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला फॉर fatty acids. Okay, so this is a typical chemical formula for the fatty acids: CH3 CH2N COOH. Okay, ये केमिकल फॉर्मूला याद रखो या फिर इसको लिख के रखो, केमिस्ट्री के सर ने भी आपको शायद बताया होगा ये। डन? यस सर। Kindly make me the panelist for attendance. Tejaswini Kadam. Okay. There is one more member who wants to become a panelist. Oh, hi. Done. हो गया, तेजस्विनी की मैडम आप पैनलिस्ट बन गए। चलो, तो ये सर मुझे वो लास्ट का नहीं समझा। कौन सा रे? ये केमिकल फॉर्मूला। हाँ, दिस इज स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूला फॉर फैटी एसिड। इट इज CH3 CH2N COOH। अभी ये N जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फैटी एसिड, जिसका नंबर 2 से 28 होता है। मतलब मिनिमम 2, मैक्सिमम इज 28। ओके। यहाँ पे देखो ना, ये कार्बन कितने हैं, तो ये कार्बन मेरे ख्याल से 16 है। 16 CH2 मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ये वाला जो चेन हमने निकाला है, तो ऊपर के चेन का केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा? तो ऊपर के चेन का केमिकल फॉर्मूला आएगा CH3, यहाँ पे जो है वो, फिर ब्रैकेट में आई विल राइट CH2 16 COOH ऐसा। हाँ सर, समझा। हाँ, ऐसा होता है। So depending upon the type of fatty acid, the number will vary. Okay. Pragya is asking, sir, from when school is regular for master class? but समझा नहीं मुझे ये। Anyway, fatty acids are basically will have two different types. One is known as the saturated. अभी हम लोगों ने chemical nature देखा, अभी practically fatty acids कैसे होते हैं? So one is saturated and the other one is unsaturated. अभी standard meaning और हम लोग देखेंगे कि exactly ये होता क्या है। Now when I say saturated, मतलब it does not have, chemically अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे from chemistry language, so it does not have carbon-carbon double bond. No double bond is present between two carbon atoms. So it is called as saturated, whereas unsaturated में at least one double bond will be present. ठीक है? So if from chemistry point of view अगर कोई पूछता है कि saturated fatty acids क्या होते हैं, तो saturated are the one which does not have, where the carbon-carbon does not have any double bond.
between the two carbon molecules, whereas unsaturated mein it's going to have definitely minimum 1 and maximum 2 or 3 double bonds depending upon again the type of fatty acids. So this is how you will see them. So सबसे पहला वाला जो है that is saturated, does not have any double bond. So you can take the example of saturated fatty acid as palmitic acid या फिर stearic acid. तो ये आपके examples होते हैं. या फिर दूसरा जो आता है दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सो एग्जांपल कैन बी टेकन एज ओलिक एसिड और लिनोलेइक एसिड. ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. तो यू कैन सी हियर देयर इज डबल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो ऐसा ये होता है. लास्ट स्लाइड प्लीज, ये लास्ट स्लाइड. हाँ हाँ, ये नेक्स्ट स्लाइड. और इसके एग्जांपल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के सिर्फ एग्जांपल्स लिख के रखना, बाकी ज्यादा कुछ लिखो मत उसमें. Done? Yes, the examples can be asked in the exam, so you should know. Okay, chalo. Now, the fat containing oils, okay, fat containing unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. मतलब जो unsaturated fatty acids होते हैं ना, वो हमेशा liquid रहेंगे at room temperature. एक मिनट. हाँ, एनीवे पहला जो हम लोगों ने देखा था दैट इज केमिकल नेचर, कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है. सो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सैचुरेटेड आर द वन which does not have any double bond. Carbon atom does not have. Unsaturated is the one which has at least one double bond. लेकिन practically देखोगे तो unsaturated are the one which remains liquid at room temperature, whereas saturated are the one which remains thick at room temperature, solid. जैसे for example we have butter. तो ये एक typical example. हेलो, okay, so basically if we have to understand this, then unsaturated are liquid at room temperature, saturated are solid at room temperature. जैसे for example butter हो सकता है, घी हो सकता है, so it remains solid at room temperature, so that is saturated. Oils, typical different types of oils which remains liquid at room temperature, we call them as unsaturated fatty acids. ठीक है. Now when we talk about the typical fatty acids, and the second one is the glycerol. Now what is glycerol? So glycerol again is a 3-carbon alcohol along with the 3 OH groups which are attached. So this is a typical structure of the glycerol. Glycerol का ये structure आप थोड़ा लिख के रखो क्योंकि ये जरूरी है. ओके, ग्लिसरॉल का ये टिपिकल जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा सा आप करके लिख के रखो, इंपॉर्टेंट है. This structure can be understood as C3H8O3 इस तरीके से. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इस तरीके से रहेगा C3H8O3. Sir, when we melt butter, our
नो नो नो, ऐसा नहीं होता है आदित्य. इट इज जस्ट दैट यू आर मेकिंग अ चेंज ना. वो जो केमिकल है उसमें आप चेंज ला रहे हो विद द हेल्प ऑफ हीट. तो हीट की वजह से जो भी नेसेसरी चेंजेस आएंगे, दोस चेंजेस विल बी देयर इन बटर और एनी अदर सब्सटेंस आल्सो व्हिच इज कंपैरेटिवली थिक. ओके. ओके सर. उसका नेचर बदलते जाएगा. यस सर. हाँ. So this is basically the structure of the glycerol. So there are three sites of attachment for the fatty acids. So glycerol can get attached to the fatty acids because these are the three sites. OH can be replaced by COOH or even CH3, CH2, CH3, rather CH3, CH2. ठीक है, इसके साथ ही रिप्लेस हो सकता है. For melting, heat is given, hence it is not room temperature. Yes, correct. Dia is saying for melting, heat is given, hence it is not a room temperature. So the reaction between fatty acids and glycerol will be called as esterification. इसका मतलब जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट हो जाता है या फिर उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहां पे कुछ अलग केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं विच स्टार्ट्स बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फैटी एसिड्स. तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टर्स. Right, so they are called as the esters or esters, and the process is known as esterification. जैसे for example, these are examples. अगर हम देखोगे तो जैसे for example we have the fatty acids in the form along with the glycerol forming monoglycerides. ठीक है. और एस्टर्स कौन कौन से बनेंगे? So this is monoglyceride, या फिर we can have diglycerides, या फिर we can also have the triglycerides. ठीक है. So monoglycerides, diglycerides and triglycerides. So these are all the type of esters. Okay, depending upon the number of fatty acids which are attached to the glycerol. तो जैसे if one fatty acid is attached to the glycerol, then it is monoglyceride. If two fatty acids are attached, so here only one fatty acid is attached to glycerol. यहाँ पे two fatty acids are attached to the glycerol, और यहाँ पे three fatty acids are attached to the glycerol. So if one is attached mono, if two is attached di, if three is attached tri. ठीक है. तो ये पहले आप अच्छे से लिख लो. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? दिया दिया को लास्ट स्लाइड चाहिए, ये वाला? No, sir, before this. Before this. This one? Yes, sir, done. Okay. अब ये लिख लो. ये आ गया इसके बाद का. सर ये भी हाँ, हो गया लिख के ये. नहीं सर, एक मिनट. Done. Done, sir. And this one is important. Huh? Monoglycerides. How these glycerides are formed? They are formed on the basis of the number of fatty acids which are attached to the glycerol. सर एक बार लास्ट स्लाइड बताना. डन. Done. यस.
एक मिनट ना स्टूडेंट्स. या जस्ट अ मिनट. Sir, the words written in Greek green block is the showing product of reaction with the fatty acids and glycerol. Yeah. See, basically, Soham, when one fatty acid joins to the glycerol, one molecule of fatty acid joins to the glycerol, it forms monoglyceride. If two fatty acids they join, then it forms diglyceride. If three fatty acids they join, then it forms the triglyceride. ऐसा ये अलग-अलग बनता है. ठीक है? पूजा वापस आ गई. क्या हो गया पूजा? सर अगर 3 से ज्यादा रहे तो? 3 से ज्यादा रहेंगे तो पॉली, लेकिन होता नहीं है. फिर वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा ना, तो वो फैट्स बनते जाएगा. एस्टर्स Okay, का sir. अलग फॉर्म बनना चालू हो जाएगा, फिर वो एस्टर्स नहीं रहेगा. ओके. नाउ अभी जैसे यहाँ पे ना फैट्स एंड ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग सब्सटेंसेस बनना चालू हो जाएंगे. जैसे फैट्स जो होते हैं ना, दे विल ऑलवेज हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेयरएज ऑयल्स विल ऑलवेज हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट. तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा अलग रहेगा. टिपिकल फैट्स मतलब जैसे बटर होता है या फिर घी होता है या फिर चीज होता है. ऑयल्स में आता है आपका, जैसे यहाँ पे उन्होंने जिंगली ऑयल का एग्जांपल दिया. जैसे सीसम का ऑयल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल दिस इन इंग्लिश? सीसम का सेसमे ऑयल. ऑयल. सेसमे ऑयल. हाँ, तो वो जो ऑयल होता है ना, दैट्स कॉल्ड एज द जिंगली ऑयल, राइट? सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा दैट विल बी कंपैरेटिवली लो. टिपिकल फैट जो रहता है, द वन विच इज थिक, यस, तिळाचं तेल. परफेक्ट आदित्य. तो दिस इज बेसिकली बटर या फिर घी जैसे, या फिर चीज होता है, बटर या फिर चीज. सो दे विल ऑलवेज हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली, क्योंकि थिक एट रूम टेम्परेचर, थिन एट रूम टेम्परेचर, तो मेल्टिंग पॉइंट में इनके भी फर्क रहेगा. ठीक है? सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ व्हाट द फैट्स आर. Now, when it comes to the classification of the lipids, they are basically classified into 3 different forms. First one is known as the simple lipids. Second one is known as the compound lipids. And the third one is known as the derived lipids. Derived का मतलब होता है the one which is formed from some other chemical reaction. So उसको नाम दिया है derived lipids. तो ऐसे 3 अलग-अलग forms आते हैं. Okay? This is the last slide. Just give me a minute. I'm coming back. Huh?
डन सर। आया आया। अच्छा, ये हो गया। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। तो ये तीन अलग अलग लिपिड्स होते हैं। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम। सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज द सिंपल लिपिड्स। अब भी मैंने बताया सोमन, जिंगली ऑयल्स आर, जैसे सीसम का मैंने बताया ना, तिळाचं तेल ऐसा बोलते हैं हम लोग उसको, तो दैट वन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ ऑयल, उसको जिंगली ऑयल ऐसा बोलते हैं। नाउ सर, व्हेन विल द ऑफलाइन क्लास स्टार्ट फॉर मास्टर क्लास? चालू हो गया ना प्रज्ञा? ऑफलाइन तो चालू कर दिया है ना। जो मेन लेक्चर्स है वो ऑनलाइन ही चलेंगे, बाकी ऑफलाइन में रिवीजन सेशंस या फिर ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूल सॉल्विंग सेशंस, ये सब होने वाला है। ओके अनन्या, यही है लास्ट स्लाइड में। यू जस्ट सर राइट डाउन ऑफलाइन वाले सर भी आप जो सिखाते हैं ना वही सिखा रहे हैं। वही सिखाया है मैंने उनको, अलग हाँ। चैप्टर्स दिए हैं क्योंकि बताया मैंने उनको। नहीं, वो आपने स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिखाया था ना, उन्होंने भी वही चैप्टर सिखाया है। नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने चेंज किया ना, मैंने बाद में उनको नहीं। टॉपिक्स दिए थे दूसरे। नहीं। अभी तक वही सिखा रहे हैं वो, हाँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको लिस्ट दिया है कि कौन से टॉपिक्स लेने हैं। एनीवे, अभी मैं सैटरडे को आ रहा हूँ ना, तो मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। ओके चलो, सिंपल लिपिड्स आर व्हाट? सो दे आर बेसिकली esters of fatty acids and glycerol having only one chain of fatty acid. So there is only one chain of fatty acid which is found here. ये last slide है। Done?
पीयूष? Okay, so this is how the chemical nature will be seen here. So we have one molecule, so it contains only carbon, hydrogen and oxygen. तो इतना ही इसमें रहेगा. So this is a typical simple lipid we have. ठीक है. So fatty acids, they are the esters of fatty acids and glycerol. Whereas when it comes to compound lipids, they are the esters of fatty acids and glycerol. Along with that, they will have additional components. मतलब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ दे विल हैव ईदर नाइट्रोजन और सल्फर, फॉस्फोरस और एनी अदर टाइप ऑफ प्रोटीन. तो ये सब मिलकर बनता है आपका कंपाउंड लिपिड. मतलब ये है ही, फैटी एसिड्स भी है, ग्लिसरॉल भी है, प्लस उसके चेन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस या फिर प्रोटीन्स अटैच रहेंगे. सो दिस इज नोन एज कंपाउंड लिपिड. वेयर एज क्या चाहिए, लास्ट स्लाइड. ये लास्ट स्लाइड. सर ये नीचे के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. डायग्रामेटिकली इस तरीके से ड्रॉ करके रखा तो चलेगा, इजी है. सो यू कैन ड्रॉ दिस. ठीक है. इस तरीके से आप कर सकते हो उसको ड्रॉ. हो गया. Done, finished. The boys and the girls. Done, sir. These are the compound lipids. Compound इसके लिए बोला गया है because again a typical esters of fatty acids and glycerol, but along with that it will have additional components like nitrogen, sulfur, phosphorus and protein. तो ये सब मिलकर बनता है आपका compound lipids. ठीक है. इसको लिख लो. What is the difference between biomolecules studied in biology and chemistry? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. केमिस्ट्री में थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन डेप्थ है. बायो में बेसिक जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी पार्ट आता है ना वो आता है. केमिस्ट्री में थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, तो उनका केमिकल रिएक्शन वो सब आएगा, जो बायो में जिसकी जरूरत नहीं है उनका. लेकिन आपने केमिस्ट्री का भी पढ़ लिया तो भी ये बायोलॉजी आपको बहुत इजी आएगा. बायो का बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. चलो आगे बढ़ता हूं मैं. सो दिस इज कंपाउंड. व्हाट आर द एग्जांपल्स? इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? जो कंपाउंड लिपिड्स में जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है टिपिकल. सो इट इज बायलिपिड लेयर अलोंग विद द फॉस्फोलिपिड्स ना, बायफॉस्फोलिपिड लेयर हम लोग बोलते हैं. तो फॉस्फोलिपिड्स, सो लिपिड्स हैविंग अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फेट मॉलिक्यूल. सो इसके लिए इसको हम लोगों ने बोला है कंपाउंड लिपिड्स. सो टिपिकल एग्जांपल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. So major components of the cell membrane is basically the phospholipid, right? And these are basically phospholipids are also known as the lecithin. इसको हम लोग lecithin ऐसा भी बोल सकते हैं. So this is a typical example of the compound lipids. आदित्य को last slide चाहिए. ये ले आदित्य last slide. Done, sir. अब ये भी लिख लो थोड़ा सा. टिपिकल फॉस्फोलिपिड.
काही खरं नाही आज. Lot of disturbances today. I'm so sorry. Sir, can we say that when fatty acids and glycerol combine, H2 is given out? मतलब समझा नहीं सानिका. Sanika is asking me, can we say that when fatty acids and glycerol combine, it will give out H2? Sir, because when both of them are combining, one hydrogen of glycerol is lost, and even one hydrogen of fatty acid is also lost in that structure which you showed. So, like, is hydrogen given out? हाँ, तो वो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा बेटा. ठीक है, मैं चेक करता हूँ क्योंकि ये अभी थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट आता है टिपिकल ना, तो मैं चेक करता हूँ, बट आई विल डेफिनेटली सी. पर आई डोंट नो लॉजिकली अभी वो टिपिकल केमिकल रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू नो कि हाइड्रोजन रिलीज होता है कि वाटर रिलीज होता है कि क्या होता है. लेट्स सी. ठीक है, चेक करता हूँ मैं. आई विल जस्ट लेट यू नो एंड ऑफ द लेक्चर. या यस सर. खुशी माइक ऑप्शन दिया आपको. चलो, these are the अच्छा simple simple lipids are the one which we have seen. मोनो डाई वो जो देखा ना हम लोगों ने, एस्टर्स बेसिकली. एस्टर्स आर कंसिडर्ड एज द सिंपल लिपिड्स. कंपाउंड लिपिड्स अभी हम लोगों ने देखा, जैसे फॉस्फोलिपिड इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लिपिड. देन वी हैव द डिराइव्ड लिपिड्स. नाउ व्हाट आर डिराइव्ड लिपिड्स? सो बेसिकली दीज आर द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स, आपने नाम सुना होगा. या फिर और फॉर एग्जांपल वैक्सेस. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. या फिर इवन कैरोटिनॉइड्स व्हिच आर फाउंड इन द प्लांट्स, द वन व्हिच इज द पिगमेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर गिविंग कलर्स, so they are called as the carotenoids. So these are all called as what? These are all known as the derived lipids. ठीक है, so either steroids or waxes or carotenoids, so they are known as the derived lipids. Okay, so they are the hydrolytic products of the lipid. जैसे for example steroids की हम लोग बात करते हैं तो we have the carbon atoms which are arranged in 4 interlocking rings. So अगर आप देखोगे डायग्राम में दिया हुआ है, a typical organic compound having 4 interlocking rings of carbons, so that is known as the steroids. जो जैसे for example cholesterol is one type of a steroid जो हमारे blood में रहता है, and if there is excess cholesterol then the deposition of this cholesterol will take place on the inner lining of the arteries leading to blocks. Okay, arterial blocks होना चालू हो जाएंगे. ये संजीवनी 1-2 मिनट दिखाता हूं मैं आपको. अमन वेट. या फिर we have another, that is estrogen, which is found in the female. It's a type of hormone which is found in the females, responsible for giving all feminine features. या फिर male में होता है, there is one hormone known as testosterone, which is known to provide all masculine features to the male. So these are all called as what? These are the type of steroids. Steroids के medicines भी बनते हैं. ड्रग्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ड्रग्स यानी वो चरस गांजा वाले नहीं, लेकिन ड्रग्स होते हैं. सो दे आर बेसिकली द टाइप ऑफ स्टीरॉइड्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, जैसे वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर मेनली बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस, उसके अगेंस्ट स्टीरॉइड्स का यूज होता है इफ दे आर एट अ हायर डिग्री. देन यानी एंटीबायोटिक्स जहां पे यूजफुल नहीं होते वहां पे स्टीरॉइड्स का यूज होता है. बट बेसिकली स्टीरॉइड्स आर द टाइप ऑफ डिराइव्ड फैटी एसिड्स. Okay, or derived lipids as we can say, which are formed by the 4 interlocking rings, right? So that is the steroids. अभी ये last slide. सर ये steroids बॉडी बिल्डर, हाँ करेक्ट लेते हैं. कौन सा स्लाइड चाहिए बेटा आपको संजीवनी? दिस वन संजीवनी. आफ्टर दिस ओके, ये वाला है. डिराइव्ड लिपिड्स की बात हो रही थी, तो यही है hydrolytic products of lipids. Sir, can you tell some more about steroid drugs? Why it is harmful to intake or doctors don't prefer it? See, basically, Shravani, क्या होता है ना, steroids are the higher levels of medicines. You can say anti-inflammatory or anti-infective drugs, but they are known to destroy the normal common bacteria, common cells जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको destroy करते हैं. And at a particular level, they are also known to form the deposits, which are harmful for the body. जिसकी वजह से harm हो सकता है, इसके लिए हम लोग steroids use नहीं करते हैं. ठीक है, deposits होते हैं तो उसकी वजह से fungal infection होने के chances ज्यादा होते हैं.
राइट। तो अगर फंगल इन्फेक्शन मतलब स्टीरॉयड का एक साइड इफेक्ट आता है फंगल इन्फेक्शन। ओके, जैसे यू नो देयर वाज वन ड्रग व्हिच वाज कॉमनली यूज्ड इन दिस कोविड-19 केसेस, वाइसोलॉन नाम का एक ड्रग यूज किया था। वाइसोलॉन इज अ टाइप ऑफ स्टीरॉयड, और वो ड्रग यूज करने की वजह से जो आफ्टर इफेक्ट आया दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, तो फंगल इन्फेक्शन लोगों को होने लगा। या सो कोविड सिचुएशन में उसका यूज हुआ था, राइट भक्ति, कोविड में यूज किया था वाइसोलॉन, और जो लोगों को ज्यादा वाइसोलॉन मिला था या दिया गया था उन लोगों को ये प्रॉब्लम आया म्यूकोरमाइकोसिस का। ठीक है, हाँ, लेकिन स्टीरॉइड्स का एक इफेक्ट होता है, मेजर इफेक्ट होता है, दैट दे आर नोन एज द स्टिमुलेंट्स। इट्स अ टाइप ऑफ ड्रग which where the body will start becoming dependent on that. तो इनिशियल मैकेनिज्म में ना इट हैज एन एक्शन ऑफ स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन। ओके, तो जो एक स्टीरॉइड की बात कर रहे हैं कुछ बच्चे जो पूछ रहे एक्सरसाइज में या फिर एथलीट्स यूज करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ स्टीरॉइड इज डिफरेंट व्हिच इज यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट, the one which stimulates your nervous system, the one which stimulates your muscle activity, so that you become more strong and then competition में आप आगे जा सकते हो। So that's a different type of a steroid. Okay, तो अलग अलग टाइप होते हैं स्टीरॉइड्स के। स्टीरॉइड्स कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन आल्सो। जो मेडिसिन करके यूज होते हैं वो अलग होते हैं, उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनका एक मेजर इफेक्ट आता है दैट दे आर नोन टू किल नॉर्मल बैक्टीरियाज इन आवर बॉडी एंड डिपॉजिट्स फॉर्म करना चालू कर देते हैं, दैट इज व्हाई दे आर हार्मफुल। इसके लिए डॉक्टर्स उसको प्रीफर नहीं करते हैं। ओके सर, इट हेल्प्स इन मसल, यस इट डेफिनेटली हेल्प्स इन मसल ग्रोथ, बट दैट इज वेरी डेंजरस। ओके, क्योंकि वो एबनॉर्मल है। So these are the steroids. Then waxes होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्टर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद द अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल छोड़ के फैटी एसिड्स के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जो ईस्टर्स होते हैं अदर देन अल्कोहल, तो उससे बनता है वैक्सेस। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव वैक्सेस फाउंड इन द फ्रूट। फ्रूट में कहाँ रहते हैं, तो बाहर का कवरिंग, तो आपने देखा होगा एप्पल को भी ऊपर से थोड़ा सा एक शाइनी नेचर आता है, तो वो शाइनीनेस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दिस वैक्सी कवरिंग। Okay, so the epidermis secreted by the epidermis to form the protective covering on the fruits. It also is known to form the protective covering on the stem as well as on the leaves. तो अगर आप लोगों को याद होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स में the leaf will have the waxy covering so that it prevents the loss of water. तो वो जो waxy covering होता है जिसको cuticle हम लोग बोलते हैं, so it's a type of fatty acid only, right? तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है वैक्सेस में। सो द वन विच इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ द एपिडर्मिस टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे फ्रूट्स हो सकता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, सो दे आर नोन टू फॉर्म द वैक्सी कवरिंग। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है। वैक्सेस विल आल्सो प्रोवाइड हीट इंसुलेशन इन द एनिमल्स, तो फर बनता है या फिर फेदर्स बनते हैं, सो दे आर आल्सो फॉर्म बाय द वैक्सेस, सो दे आर आल्सो नोन टू प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो इससे भी कवरिंग बनता है। ठीक है, लास्ट स्लाइड। हाँ हाँ अमन इज राइटिंग सर प्लीज शो लास्ट स्लाइड फॉर 3 minutes.
सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कौन सा नेक्स्ट स्लाइड रे भाई? हो गया? नहीं सर। स्टीरॉइड्स वाला स्लाइड, हाँ 1 मिनट दिखाता हूँ। हो गया। हो गया? यस सर, डन सर। हो गया। स्टीरॉइड्स वाला स्लाइड वाला किसी को चाहिए था? पीयूष को चाहिए था। चलो एनीवे, नाउ दिस आर द एग्जांपल ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ये तो आपने को पता ही है। कैरोटीनॉइड्स, इफ यू रिमेंबर, द वन व्हिच प्रोवाइड्स कलर टू द प्लांट्स, कलर गिविंग पिगमेंट्स, है ना? सो द पिगमेंट विद द 2 6 कार्बन रिंग्स एट एंड्स, ठीक है? So typical benzene type ring will be present at the ends, both the ends. So that's called as the carotenoids. Okay, so they are basically highly saturated straight chain of hydrocarbons in the center, right? So this is what are the examples of carotenoids? जैसे beta carotene, alpha carotene, या फिर xanthophyll. So these are the typical examples of the carotenoids. So they are also the type of fatty acids or lipids. इसको भी कॉपी कर लो। Done? No, don't draw these chains. ओमकार पढ़ाई कर, मालूम है केमिस्ट्री का पेपर है तेरा कॉलेज का। एग्जाम्पल देता हूं मैं बुशरा, आगे के स्लाइड पे है। These are the example। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट में भी है अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, या फिर xanthophyll। क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्लोरोफिल, है ना? So these are all the typical examples of carotenoids। सर लास्ट स्लाइड। कौन सा लास्ट स्लाइड रे? वो कैरोटीनॉइड्स का एक्सप्लेन। ये वाला? हाँ सर, एक हाँ। हो गया सर। Done? चलो good। And these are the examples. Write down the examples। Done? चलो good। Now what are the functions of lipid? तो सबसे पहला, it provides the energy, so basically high energy reserve food, but then naturally it is considered as the rich source of energy, but not the primary source of energy, right? Primary source of energy for us is the glucose, उसके बाद then we start utilizing fat for production of energy, but it is considered as the rich source of energy. So energy is stored in the form of lipids. Then it's a major component of the cell membrane। बायलिपिड लेयर होता है ना, तो लिपिड्स बेसिकली जो बायलिपिड लेयर होता है, दैट इज बेसिकली टाइप ऑफ फैट। सो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है। देन इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। एनिमल्स में फर या फिर फेदर्स इंसुलेशन का काम करते हैं। देयर इज लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू विच इज प्रेजेंट अंडर आवर स्किन, हमारे स्किन के नीचे रहता है। सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एग्जाम्पल। तो इंसुलेशन का काम करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी हीट।
So lipids will also provide waterproofing and check the rate of transpiration in the plants. कैसे? By forming a thick cuticle. जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वैक्सेस का. So waxy layer will be formed on the leaves, which will help in preventing the water loss by transpiration. So rate of transpiration भी control होता है in the plants with the help of fatty acids. And then of course बोलता हूं मैं, सारे स्लाइड्स देता हूं बाद में. Cholesterol is required for the synthesis of vitamin D. Then also it is useful for synthesis of sex hormones. Sex hormones कौन सा? Estrogen and testosterone. Estrogen in female, which provides all feminine features. Testosterone in male, which provides all male masculine features. Okay? So they are also synthesized with the help of cholesterol. So these are all the different functions of lipids. फिर से एक बार दिखा देता हूं, just write them down. प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का कंटेंट थोड़ा सा अलग होता है इशिता, इसके लिए टिपिकल लिपिड्स नहीं होता है वो, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह ऐसा बोलते हैं उसको. ये पहला फंक्शन है. डन. ये वाला आलोक है आ गया अल्फा बीटा. हो गया. Sir, next slide. This you have written. Yes, sir. Done. Yes. हाँ, derived lipids होते हैं गौरव, fur and feathers. Sir. हाँ. Sir, heat insulation means? Heat insulation मतलब maintenance of the body temperature. Heat को preserve करता है. Okay, sir. हाँ. Done, sir. हो गया अमन? इसके घर पे बर्तन की आवाज आ रही है. यस सर, डन. चल, और ये कोलेस्ट्रॉल का है. Required for synthesis of vitamin D and sex hormones. Finished? चलो, तो ये तो हो गया हमारा लिपिड्स. तो सब कुछ अभी बेसिक 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लोगों ने देख लिए. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज द न्यूक्लिक एसिड. Nucleic acid, as you can see in the diagram, will form the important part or integral part of your DNA and RNA, which is found in the cells.
Okay, so the one which is basically responsible for carrying the genes or genetic material. तो nucleic acids क्या होते हैं? Let us try and understand that. So nucleic acids are found inside the nucleus, जो आपको nucleus के अंदर मिलेंगे. The one which is known to form a DNA as well as RNA, that is deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Okay, first discovered by the Swedish biochemist, and the name of this is Frederick Micher. Okay, another important information about the nucleic acid, and for the first time he gave the name as nuclein. Okay, न्यूक्लिक एसिड को उसने सबसे पहले बोला था न्यूक्लिन, और बाद में इसका एसिडिक नेचर पता चला करके न्यूक्लिन का बन गया न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, बट दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच वी हैव, विच वी शुड नो एंड रिमेंबर. न्यूक्लिक एसिड्स is a name given by the first time or discovered by this scientist. His name is Frederick Micher. जस्ट अ मिनट, आप लोग ये लिखो. डन? Yes, sir. ओके, नाउ एज आई सेड न्यूक्लिक एसिड्स क्या बनाते हैं. तो न्यूक्लिक एसिड्स का जो नेचर होता है सेल में, इट इज नॉट इन द सेम फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एज वेल एज आरएनए. डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ठीक है, सो बेसिकली deoxyribose nucleic acid and ribose nucleic acid. So these are the two important nucleic acids, forms of nucleic acids which we see in the nucleus. Now what is the structure of the DNA? सिर्फ DNA RNA ऐसा लिख के रखो. Structure of DNA is going to be important here. Watson and Crick नाम के जो दो साइंटिस्ट है, 1953 में इन्होंने एक टिपिकल मॉडल बनाया. A typical model was formed that is a struggle that defined the structure of the DNA. So they said for the first time that it is in the form of a double helical structure. So they proposed this entire theory of double helical structure by forming a typical model that's known as Watson and Crick's model. ये हम लोग of course डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर. जैसे सेक्शन आता है जेनेटिक्स का जो आपको 12th स्टैंडर्ड में रहेगा, तो उस टाइम पे तो हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. ये बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं एज पर द बायोमोलिक्यूल्स. Okay, now Watson and Crick proposed a double helix structure of DNA which was based on this chromatography. X-ray technique होता है, we call this as X-ray diffraction pattern given by Wilkins. तो Wilkins ने एक X-ray diffraction pattern दिया था, chromatography बोलते हैं हम लोग इसको. तो X-ray मशीन के मदद से इन्होंने पूरा ये डिफाइन किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और फिर उसका एक टिपिकल मॉडल बनाया गया, और वो मॉडल को नाम दिया गया वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल. तो जो यहाँ पे दिख रहा है, दोनों बना रहे हैं. ठीक है, ये लास्ट स्लाइड. सर लेकिन क्रोमेटोग्राफी तो वो डिफ्यूजन ऑफ कलर्स ना. यस, और एक्सरे का एक अलग फॉर्म होता है उसमें भी. सो एक्सरे क्रोमेटोग्राफी ऐसा उसको बोलते हैं हम लोग उसको, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस दिखेंगे आपको लाइक एन एक्सरे. ओके, डन? नहीं, न्यूक्लिक एसिड से पहले कुछ नहीं हुआ अमन. डन सर. हाँ, इससे पहले ये था डीएनए एंड आरएनए, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इतना ही लिखो है. ठीक है, चल ना. अभी इन्होंने ये जो प्रपोज किया, इट वाज बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न विच वॉज गिवन बाय विल्किंस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. तो उसकी मदद से इन्होंने ये डिफाइन किया पूरा टिपिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो आपको इस तरीके से दिखता है. ठीक है,
अभी हम लोगों को ना इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करना पड़ेगा एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बनता कैसे, केमिकल नेचर इसका क्या है। तो इसके केमिकल नेचर का जब अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे तो दैट टाइम वी हैव अंडरस्टूड दैट इट हैज द इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, सो द न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट और अ मोनोमर एंड दैट्स लास्ट स्लाइड, ये लो लास्ट स्लाइड। डन। आरएनए का भी स्ट्रक्चर है, आरएनए की डिटेल्स है श्रावणी, बहुत सारे टाइप्स ऑफ आरएनए, व्हाट इज आरएनए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, हाउ दे फंक्शन, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर, उनके अलग अलग मॉडल्स है वो हम लोगों को पढ़ने हैं। हेयर पिन मॉडल एक करके आता है, क्लावर लीफ मॉडल आता है, तो बहुत सारा है आरएनए में भी। टीआरएनए का स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। Okay, so these are the small monomers or units, and these small units or the monomers are known as nucleotides. ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, especially those who were in ICSE and SSC, इन लोगों ने ये नाम सुना होगा, nucleotides। तो छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं, these सब यूनिट्स आर known as the nucleotides, जो बनाते हैं ये पूरा न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या फिर आरएनए, दोनों को बनाते हैं। Now what these nucleotides are made up of? ये बनते किससे है? सो न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसके 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं। सबसे पहला आता है दैट इज नोन एज द पेंटोज शुगर। इट इज नोन एज द पेंटोज शुगर। इट्स अ 5 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज पेंटोज शुगर। इसके साथ अटैच रहता है नाइट्रोजिनस बेस और इसके साथ अटैच रहेगा फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, PO4 फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जिसको केमिकल नेचर होता है PO4, करेक्ट। तो ये तीनों मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो वी हैव अ पेंटोज शुगर हियर लाइक दिस। पेंटोज शुगर को अटैच रहेगा एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये जो दिख रहा है दिस इज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इसके साथ अटैच रहेगा नाइट्रोजिनस बेस। सो दिस इज नाइट्रोजिनस बेस, करेक्ट। तो ये तीनों मिलकर एंड दिस इज बेसिकली पेंटोज शुगर। तो ऐसा बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड एक साइड पे चेन बनेगा, दूसरे साइड पे दूसरा चेन बनेगा और उनका होगा हेलिकल फॉर्मेशन, यानी वो ट्विस्ट होना चालू हो जाएंगे तो उससे बनेगा डीएनए। तो आगे स्ट्रक्चर आएगा, आई विल टेल यू, जस्ट राइट डाउन दिस फर्स्ट। डन। कौन सा लास्ट स्लाइड अनन्या? इसके पहले वाला। इसके पहले वाला, ये वाला। फिनिश्ड? हाँ सर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखो हाँ कहीं तो भी, दिस वन, सॉरी। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखो। डन। नाइस। Done, sir. Done, sir. Okay. Now, if we are trying to understand these monomers, तो उसमें सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड्स का सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज पेंटोज शुगर।
Now sugar is basically what? It's a type of 5 carbon compound called as the pentose sugar that is known as deoxyribose sugar. ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये पहला पेंटोस शुगर रहेगा. आरएनए में रहता है राइबोज शुगर सिंगल. ठीक है, सो इस तरीके से ये टिपिकल स्ट्रक्चर आएंगे. पेंटोस शुगर के दो फॉर्म आएंगे. वन इज डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्म आएगा, दूसरा आएगा राइबोज शुगर का. द वन विच इज फॉर्म्स द डीऑक्सीराइबोज शुगर विल इवेंचुअली फॉर्म डीएनए. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए एंड दिस वन इज अ पार्ट ऑफ योर आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, सो पेंटोस शुगर के ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्म आएंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर and then second one is the ribose sugar. ठीक है, ये एक पॉइंट सिर्फ लिख के रखो, केमिकल स्ट्रक्चर नहीं निकाला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. डन. ओके, गिटार बज रही है किसी की. ओके, नेक्स्ट कम्स इज अ नाइट्रोजिनस बेस. अभी नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है? तो नाइट्रोजिनस बेस बेसिकली दे विल हैव टू डिफरेंट फॉर्म्स. कौन कौन से? सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज द प्यूरिन्स एंड द सेकंड वन इज नोन एज द पिरिमिडिन्स. नाउ प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के भी दो अलग अलग टाइप्स आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्यूरिन्स आर व्हाट? दे आर बेसिकली द डबल रिंग कंपाउंड. ठीक है, the one which is going to form the double rings, so that's called as the purines, whereas pyrimidines are basically the single ring compound. तो हमेशा याद रखो, प्यूरिन्स दो है, पिरिमिडिन्स दो है. प्यूरिन्स का जो फॉर्मेशन होता है इट इज बेसिकली बाय डबल रिंग्स. पिरिमिडिन का जो फॉर्मेशन होता है इट इज ओनली बाय सिंगल रिंग, अ टिपिकल बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सो इस तरह ये बनता है. सो व्हाट आर दीज प्यूरिन्स? सो प्यूरिन्स में स्पेसिफिकली वी हैव द फर्स्ट वन नोन एज द एडेनाइन. As you can see here, it is going to form a double ring like this, and then the second one is known as the guanine. Okay, so A and G. So purines are adenine and guanine. तो बचा कौन सा है? तो बचा है thiamine and cytosine. So thiamine and cytosine will form the pyrimidines. Okay, ये last slide. Finished. Uracil is Gaurav in RNA. Thiamine is replaced by uracil in RNA. So uracil is also a type of pyrimidine. Done? Done, sir. चलो, purines are these two, adenine and guanine. This is basically double ring compound. तो ये एक रिंग बन गया, यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड ये दूसरा रिंग बन गया like this. So this is basically purines. और pyrimidines आते हैं the one which is formed by only single ring compound. जैसे for example cytosine, thiamine and uracil. Uracil is found only in RNA. It is not seen in DNA. DNA में we have thiamine, and this thiamine is replaced by uracil in RNA. ये लिखना पड़ेगा. Cytosine will not replace uracil. Thiamine will get replaced by uracil in RNA. You may not draw this, no issues. Diya. No, it is the thiamine, Gaurav. अभी कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए श्रेया? दिस वन. ये तो नाम लिखे बेटा सिर्फ. डन? Done, sir. हाँ, पिरिमिडिन्स लिख लिया, साइटोसाइन, थायमिन एंड यूरासिल. तो ये पिरिमिडिन्स है आपके. एंड देन कम्स द, अच्छा इसका जो कनेक्शन होता है ना, ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ. ये अपने को पता ही है, प्यूरिन्स
एंड pyrimidines. प्यूरिन्स कौन से है? एडेनाइन एंड ग्वानिन, प्यूरिन्स. और pyrimidines कौन से है? thiamine, cytosine and uracil. So always remember, adenine will get attached with the thiamine and guanine will get attached with the cytosine. इस तरीके से होता है. So ये कनेक्शन रहता है. And uracil is basically found in the RNA. So ये इसको thiamine को रिप्लेस करता है. ठीक है. And guanine and cytosine will form a triple hydrogen bond. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. And adenine and thiamine will ATGC, ऐसा बोलते इसको. So adenine will get connected with the thiamine by double hydrogen bond. तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो ये स्ट्रक्चरलाइजेशन इस तरीके से होगा कि I'll just show you here. कुछ लोगों को ये पता भी रहेगा. तो ये नाइट्रोजन बेसिस है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ पेंटोस शुगर हियर. छोटा सा डायग्राम निकाल रहा हूं मैं. Phosphate molecule is attached here like this. यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है. सपोज इधर A रहेगा ना, तो इधर भी एक पेंटोस शुगर है. ये पेंटोस शुगर को क्या रहेगा? T, और ये दोनों अटैच रहेंगे. और यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है. फिर वापस एक न्यूक्लियोटाइड बन गया. दिस वन इज अनदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल. ये इस तरीके से अटैच रहेगा. सपोज यहाँ पे G रहेगा, तो ये G को अटैच्ड क्या रहेगा? C. तो इधर और एक रिंग बन जाएगा लाइक दिस. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये एक बन गया और यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन गया इस तरीके से. तो ये एक स्ट्रैंड बनना चालू हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड बनना चालू हो गया. तो इसने क्या बनाना चालू किया? डीएनए. तो यहाँ पे दिस विल हैव अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस. गेटिंग दिस? समझ रहा है ना सबको ये? हाँ. तो ये इस तरीके से चेन बनना चालू हो जाता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्यूरिन्स एंड pyrimidines. और उसके बाद देन कम्स द फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड इज यस सेम इन आरएनए. यस, ओनली थिंग इज दैट T will be replaced by U. Thiamine is replaced by uracil. So AUGC आएगा उधर आरएनए में. Okay. Now phosphoric acid is in the form of phosphate group PO4. So here we have pentose sugar. Here we have nitrogenous base. And here we have the phosphoric acid H3PO4. ऐसा इसका फॉर्मूला आता है phosphoric acid का. So this is the phosphate group which we have. So thus nucleic acids are acidic in nature because they have the connection attachment with the phosphoric acid H3PO4. 3 hydrogen atoms are attached. ठीक है. So इससे बनता है आपका ये. सर दोनों strands opposite. Yes, opposite रहते हैं. anti parallel strands बोलते हैं अनन्या उसको हम लोग. इसलिए डायग्राम में अगर आप देखोगे ना, तो मैंने पिछले स्लाइड में पेंटोस शुगर, एक स्ट्रैंड का पेंटोस शुगर मैंने ऐसे निकाला, दूसरे स्ट्रैंड का पेंटोस शुगर मैंने ऐसे निकाला. सो दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. वी कॉल दिस एज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. आगे है उसका कॉन्सेप्ट, बताता हूं मैं आपको. या तो अब भी तो नहीं होगा, कल होगा. कल भी है ना हमारा लेक्चर, तो कल होगा ये. डन? फिनिश्ड. तो ये हो गया हमारे मोनोमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. हाँ ईशानी, कल लेक्चर है शायद, चेक कर लो एक बार, आ जाएगा आप लोगों को मैसेज. मेरा सेकंड ट्रैक कल होने वाला है आपके साथ. थोड़ा सा चेंज किया हम लोगों ने टाइम टेबल, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे, क्योंकि ना मॉर्निंग टाइम में ऑफलाइन लेक्चर्स चालू है ना सबके, और स्कूल भी चालू है वुडरिच का. तो मॉर्निंग टाइम में सारे ऑफलाइन के पार्ट होगा, 3 ऑनवर्ड्स ऑनलाइन होगा. कल का ऑफलाइन का बताता हूँ अथर्व मैं आपको. सर कल 2 लेक्चर्स है, 2 से 4 है और 4:30 से 6 या 6:30. ये 4:30 से 6:30. सो 2 से 4 में इट विल बी सेकंड ट्रैक फॉर औरंगाबाद एंड दिस वुडरिच, और 4:30 से 6:30 इवनिंग में नासिक वालों के लिए. ऑफलाइन पता नहीं, ऑफलाइन शायद नहीं होगा कल, क्योंकि मेरा 2 बजे से लेक्चर्स ही है कंटिन्यूअस. न्यू लेसन कौन सा न्यू लेसन? वही तो कॉकरोच खत्म नहीं हुआ है ना हमारा अभी तक.
देखता हूँ मैं वो सर से बात करता हूँ, नहीं तो फिर नया लेक्चर नया लेसन चालू कर देंगे कोई तो भी। ऑफलाइन में ये होगा, मॉड्यूल सॉल्विंग होगा। नो 4:30 वाला सबको अटेंड करना है। ठीक है, चलो हो गया, ये लिख के हो गया सबका। यस सर। हाँ, so this is about the nucleotides, monomers called as the nucleotides. Now we need to understand the DNA का structure and properties of DNA. ठीक है, I think we will stop here. थोड़ा मैं आप लोगों को जल्दी छोड़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है एंड आई वांट टू टीच दैट एट लेंथ। तो कल हम लोग इसको पढ़ लेते शाम को 4:30 बजे। ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप हियर। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। Bye, Bye. sir. यस 8 मिनट पहले। Bye, sir. Thank you, बाय sir. बाय Thank you, sir. बाय बाय। और आज शायद एग्जाम भी है कुछ स्कूल कॉलेज का, तो वो कर लो आप लोग, नासिक वाले। यस चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।